तो यहाँ पर हम लोग क्लास 7th का जो सैम्पल पेपर है, ठीक है, सोशल साइंस ओलंपियाड का, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन जो मेन पेपर में क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके के होंगे पहले देख लीजिए इसको। हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस होंगे, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चंस होंगे, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस बोल सकते हैं, इसके 10 क्वेश्चंस होंगे, और अचीवर सेक्शन में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो किस तरीके के क्वेश्चंस होंगे मेनली यहाँ पर हम लोग देखेंगे, लेकिन जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आप लोग अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कहा गया ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश अ बुक ऑन कॉइन्स टाइटल दार्य परीक्षा वाज रिटन। तो आपको बताना है किसके शासनकाल में द्रार्य, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पर टफ दी गई है, द्रार्य परीक्षा जो है वो किसके शासनकाल में लिखी गई थी, और इसमें एक्सप्लेन क्या किया गया था कि कॉइन्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है इकोनॉमी में। ठीक है, तो ये बुक किसके शासनकाल में लिखी गई, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किताब लिखी गई थी। तो यहाँ पर फर्स्ट में जो थर्ड ऑप्शन है मतलब अलाउद्दीन खिलजी, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेकंड में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो पहला कहा गया है गोपाल जो है उसने पाला किंगडम स्टैब्लिश करी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो बिल्कुल सही है, गोपाल ने ही पाला किंगडम को स्टैब्लिश किया था, मेनली वेस्ट बंगाल की किंगडम है। भोज जो है वो चोल डायनेस्टी का फाउंडर है। ठीक है, तो भोज जो है वो चोल डायनेस्टी का फाउंडर है, यहाँ पर गलती है। ठीक है, चोल डायनेस्टी का फाउंडर भोज नहीं है। पृथ्वीराज चौहान जो है राष्ट्रकूटा की किंग है, ये भी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए बी और सी ऑप्शन जो है वो गलत है, तो यहाँ पर बोथ बी एंड सी डी में दिया गया है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स डज नॉट फॉलो द नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब देखिए नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को कौन फॉलो नहीं करता है, तो बृहदेश्वर जो टेम्पल है वो नगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में नहीं बना हुआ है, लेकिन जगन्नाथपुरी हो गया, ठीक है, सन टेम्पल हो गया कोणार्क का, और कंदारिया महादेव टेम्पल हो गया। ठीक है, ये भी कैसा बना हुआ है, ये तीनों के तीनों नगर स्टाइल बने हुए हैं। आप चलिए कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा ये कंदरिया महादेव जो टेम्पल है ये कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, बाकी जो है बृहदेश्वर जो है ये नगर स्टाइल में नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया, अच्छा ये बृहदेश्वर मंदिर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया द फर्स्ट मुगल एम्परर इन इंडिया वॉज। तो पहला मुगल एम्परर जो भारत में रहा है कौन रहा है, बाबर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा आपको पैटर्न बता देते हैं। तो बाबर के बाद कौन आया था, हुमायूं आया था। हुमायूं के बाद कुछ दिन के लिए शेरशाह सूरी आया था। तो शेरशाह सूरी को फिलहाल मुगल एम्परर में नहीं रखेंगे। हुमायूं के बाद आता है उसका लड़का अकबर। अकबर के बाद आता है जहांगीर। जहांगीर के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा शाहजहां। शाहजहां के बाद मिल जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब के बाद बहुत छोटे छोटे रूलर्स, मतलब वीक हो गई थी मुगल सल्तनत। तो लास्ट रूलर याद रखिएगा, लास्ट रूलर है बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से पूरा पैटर्न है जो आपको पता होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया which of the following human activities can be described to have a negative impact on environment। अब देखिए इन्वायरमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट किसका हो सकता है, तो डिफॉरेस्टेशन का होगा। पहले ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है, क्योंकि अगर आप पेड़ काटेंगे तो बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं कि निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट पे। जैसे आप देख भी रहे होंगे इस समय क्लाइमेट चेंज हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, फ्लड्स हो गए। ठीक है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग जिसको कहते हैं वो भी है। ठीक है, और भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये सबके सब जो है वो निगेटिव इम्पैक्ट है किसके, इन्वायरमेंट के। ठीक है, जब हम लोग ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो इन्वायरमेंट को खराब करती हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में कहा गया है डेट पाम कैक्टस थॉर्नी बुशेज आर मोस्टली फाउंड इन। तो देखिए डेट पाम हो गया, कैक्टस हो गया, थॉर्नी बुशेज हो गए, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मेनली डेजर्ट से पाए जाते हैं। क्योंकि ये जो प्लांट्स दिए गए कुछ इस तरीके के प्लांट्स हैं जिनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है। अगर आप पानी नहीं भी देते हैं तो इनकी जड़ें इतनी बड़ी होती हैं, इतनी लंबी होती हैं कि ये बिल्कुल नीचे तक पहुंच के पानी इन लोग को मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में। देखिए सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेवेंथ में कहा गया मैग्ना कार्टा वाज अ डॉक्यूमेंट। अब देखिए मैग्ना कार्टा के बारे में बताया गया। मैग्ना कार्टा क्या है, तो मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, एम्ड एट कर्बिंग द सुप्रीम पावर ऑफ द किंग, जो सुप्रीम पावर देता है किंग को, विच द किंग ऑफ इंग्लैंड वाज फोर्स टू साइन। और ये जो था मतलब ये जो मैग्ना कार्टा था ये मतलब किंग को साइन करना ही करना था। इन विच सेंचुरी इट वाज साइंड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए
तो 13th सेंचुरी जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बारे में याद रखिएगा। मैग्ना कार्टा जो है अब बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहता है। बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो मैग्ना कार्टा भारत में भी लाए गए हैं, मतलब मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, जब पावर किसी की बढ़ती है, जब किसी को बहुत एक्सेसिव पावर दे दी जाती है तो उसी डॉक्यूमेंट के थ्रू जिससे दी जाती है उसी को बोला जाता है मैग्ना कार्टा। जैसे हम लोग के यहाँ फंडामेंटल राइट जो है तो वो इंडियन सिटीजन्स को क्या देता है, बहुत ही पावरफुल राइट्स देता है। तो इसको भी क्या कह सकते हैं, मैग्ना कार्टा बोल सकते हैं भारत के संविधान में। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे राइट टू एजुकेशन। अब देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई राइट टू एजुकेशन की। अभी हमने फंडामेंटल राइट्स आपको बताया, हमारे पास कई सारे अप्रॉक्सीमेटली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो वहाँ पर एक राइट टू एजुकेशन भी है। ठीक है, बाद में हालांकि इसको जोड़ा गया है। कब आया ये, तो आया 1 अप्रैल 2010 में। और मेनली है क्या कि जो हर वो बच्चा जो 6 से 14 साल का है उसकी ये फंडामेंटल राइट है कि उसको एजुकेशन सरकार प्रोवाइड करे। ठीक है, अगर मान लीजिए उसके माँ बाप नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो सरकार उसकी एजुकेशन प्रोवाइड करे, ये उसकी फंडामेंटल राइट है। अब ये बताना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में देखिए ये पूछ रहा है कि मतलब यहाँ पर देखिए 6 to 14 ईयर्स तक क्या, तो विल बी प्रोवाइडेड कंपलसरी एंड फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कह सकते हैं प्राइमरी एजुकेशन, 8वीं तक की एजुकेशन जो प्रोवाइड करी जाएगी 6 से 14 साल के बच्चों को, वो कंपलसरी भी है प्रोवाइड करी जाएगी और फ्री में भी प्रोवाइड करी जाएगी। मतलब सरकार का दायित्व है, सरकार को कंपल्शन किया गया है कि प्रोवाइड करना ही करना है। ठीक है, और बच्चे की भी एक तरीके से फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो देखिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9th क्वेश्चन में कहा गया रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज द करेक्ट वंस। ठीक है, अब यहाँ पर मेनली आपको ये बताना है, 4 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला दिया गया इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। इंडिया में अगर आप देखेंगे कई सारी पार्टीज हैं, अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग पार्टीज होती हैं और सेंट्रल लेवल पे भी बहुत सारी पार्टीज होती हैं। यूएस में देखेंगे तो यूएस में क्या है, बाई पार्टी सिस्टम है, वहाँ पर केवल 2 पार्टी होती है, रिपब्लिकन और एक डेमोक्रेट। यूएस हैज़ 2 पार्टी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, भी हमने आपको बताया रिपब्लिकन है और डेमोक्रेट है। ईवीएम्स आर यूज्ड बाय वोटर्स टू रजिस्टर देयर वोट। ठीक है, रजिस्टर मतलब ये मत सोचिएगा रजिस्ट्री कर रहे हैं या कोई वहाँ पर रजिस्ट्री करने गए। रजिस्टर का मतलब है वोट डालने के लिए। तो जो वोट डालते हैं, पहले क्या होता था, बैलेट पेपर्स यूज होते थे। ठीक है, अब क्या है, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज होती है। इसमें एक बटन लगा होता है, जो भी कई सारे बटन होते हैं। ठीक है, और जिस भी पार्टी को आप वोट देना चाहते हैं उसके बटन के आगे उस मतलब उस पार्टी के आगे एक बटन होता है, उस पर टैप कर दीजिए, एक आवाज आती है, बीप आती है, और फिर आपका वोट जो है वो रजिस्टर आता है, मतलब वोट उसमें चला जाता है। शिवसेना इज अ रीजनल पार्टी ऑफ असम। तो क्या ये असम की रीजनल पार्टी है, तो ये गलत है। कहाँ की रीजनल पार्टी है, तो ये महाराष्ट्र की रीजनल पार्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो ऑप्शन है वो सही है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। 10th क्वेश्चन है, आज का आखिरी सवाल है, इसको देख लेते हैं इसमें क्या कहा गया। तो देखिए इसमें कहा गया रेफर द गिवन वेन डायग्राम एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली आइडेंटिफाइज एक्स। तो देखिए आपको ये बताना है एक्स इसमें क्या होगा, वेन डायग्राम के हिसाब से आपको बताना है एक्स क्या होगा। तो देखिए वाई जो है, ये वाई का ज्यादातर पोर्शन किस में आ रहा है, इंडियन डेजर्ट, मतलब वाई क्या है, इंडियन डेजर्ट है। और एक्स क्या है, हॉट कोल्ड क्लाइमेट है, मतलब हैज कोल्ड, मतलब कोल्ड क्लाइमेट, हॉट नहीं है, कोल्ड क्लाइमेट है। तो यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं कोल्ड क्लाइमेट है, और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं क्या है, इंडियन डेजर्ट है। अब आपको बताना है कौन सी बात यहाँ पर सही हो सकती है एक्स के लिए। ठीक है, तो वाई जो है वो इंडियन डेजर्ट है। तो वाई इंडियन डेजर्ट है, तो इंडियन डेजर्ट क्या हो सकता है, तो थार जो है वो इंडियन डेजर्ट है। सहारा अफ्रीका में है, लेह जो है वो डेजर्ट में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेनली बर्फ रहती है, लद्दाख को भी डेजर्ट में नहीं रख सकते, थार जो है वो डेजर्ट में आएगा। और कोल्ड क्लाइमेट कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी ऑप्शन जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एक्स जो है उसमें कोल्ड क्लाइमेट भी और डेजर्ट का भी पार्ट है, तो इसमें डेजर्ट को भी कह सकते हैं लद्दाख में, और इसमें कोल्ड क्लाइमेट भी है, तो इसमें दोनों ही लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके पास इंडियन डेजर्ट की भी क्वालिटी होगी और साथ ही साथ यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो एक्स को क्या बता रहा है, लद्दाख बता रहा है, और जो इस तरफ है इंडियन डेजर्ट है ये आपका वाई, और इंडियन डेजर्ट कौन सा है, थार है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और अपने रिवीजन को अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।